करीब 4 महीने 10 दिन के बाद एक महिला अपने घर वापस लौट कर आती है। दरअसल कुछ देर पहले ही उसके मुंह पर एक पट्टी बंधी हुई थी। साथ ही उसकी आंखों पर भी पट्टी बंधी हुई थी, जिससे वह चीख न सके, जिससे वह देख न सके। घर पहुंचती है, पूरी आप बीती बताती है। उसके बाद परिवार वालों के साथ सीधे पहुंच जाती है थाने में, और थाने में जाकर कहती है कि साथ मेरे साथ 45 लोगों ने 4 महीने और 10 दिन तक गैंगरेप किया है। पुलिस वालों ने उसकी कहानी सुनी और कहानी सुनने के बाद कहा कि तुम अपने घर जाओ, आराम करो। जैसे ही महिला से ये बात कही जाती है, महिला रो रो कर फिर से कहानी सुनाती है, लेकिन पुलिस को उसकी कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था। इसके बाद उस महिला ने वकील का सहारा लिया। वकील हाई कोर्ट जाता है और हाई कोर्ट यह आदेश करता है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली जाए, और दर्ज करने के बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मामला कोर्ट में पहुंच जाता है और कोर्ट में पहुंचने के बाद इसकी सुनवाई चल रही थी। 20 फरवरी 2025 को इस मामले में जो मुख्य गवाह होता है उसकी गवाही होनी थी, लेकिन 4 दिन पहले ही यानी कि 16 फरवरी 2025 को उस मुख्य गवाह यानी कि उस महिला का जो पति होता है उसकी बहुत बुरी तरह से हत्या कर दी जाती है। जब उसकी हत्या की जाती है, न केवल उसके शरीर को जलाया जाता है बल्कि शरीर का सिर्फ एक टांग बचती है, बाकी पूरा का पूरा हिस्सा जलकर राख हो जाता है। जब यह बात लोगों को पता चलती है, मीडिया को पता चलती है, मीडिया वाले घर पहुंचते हैं। इस महिला से एक पत्रकार ने पूछा कि आप क्या कहना चाहती हो। महिला ने कहा कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, बुरा हुआ है। मेरा पति इंसाफ के लिए लड़ लड़ेच रहा था, उसकी हत्या कर देते हैं। बस मैं चाहती हूं कि आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, इससे कम में बात बनेगी नहीं। जैसे ही मीडिया वालों ने खबर सुनी, अखबार में खबर छप जाती है और लोगों की उस महिला के प्रति संपत्ति बन जाती है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है, और जब जांच पड़ताल के बाद खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कातिल वो हो सकता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है मैनपुरी, और बात कर रहा हूं 17 फरवरी 2025 की। सुबह की बात है। कंट्रोल रूम को एक फोन पहुंचता है कि उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी के थाना बिछवा के एक खेत है। खेत में पंप सेट के पास एक जो बराह है, यानी कि खेत की सिंचाई करने के लिए नाली जो होती है, उस नाली में एक शब्द पड़ेधा हुआ था। सबका सिर्फ एक ही हिस्सा था, टांग बची हुई थी, बाकी पूरा का पूरा शरीर जल चुका था। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची है, पुलिस ने जाकर उसे जो भी बच्ची कुछ हड्डियां थीं, बच्ची कुछ राख थी, बच्चा को शरीर था, उसको कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार वालों को जब यह पता चलता है तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दरअसल लड़के का नाम होता है, मरने वाले का साजिद, और उम्र उसकी लगभग 40 साल के आसपास होती है। दिल्ली में रहकर मजदूरी कर रहा था और लगभग 1.5 महीने पहले ही वह अपने घर वापस आया था। 1.5 महीने से ही घर पर रह रहा था। जब उसकी हत्या की बात सामने आती है तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जहां जहां तक ये सूचना पहुंचती है, वहां वहां भी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। जब यह पूछा जाता है, परिवार वालों से बातचीत की जाती है, तो एक कहानी सामने निकल के आती है। दरअसल कहानी थी, ये साल 2022 की बात है। 19 मार्च की वो तारीख थी और होली का पर्व चल रहा था। एक थाना लगता है भोगांव, और भोगांव थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है परतापुर, और परतापुर का प्रधान होता है भोला यादव। दरअसल भोला यादव के बच्चों ने जिद की कि ये होली का पर्व है और बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा है, तो क्यों ना बिरयानी बनवाया जाए। दरअसल इस घर में एक मुस्लिम महिला है जो खाना बनाने के लिए आया करती है। तो भोला यादव की मां ने कहा कि ठीक है, उसको बुला के लेके आओ, वो आ जाएगी और खाना बनाकर चली जाएगी। जैसे ही खाना बनाने के लिए उस महिला को बुलाने के लिए जाते हैं तो उस महिला की थोड़ी तबीयत खराब थी। घर पर उसकी बेटी होती है। जब घर पर बेटी थी तो उसने कहा, माँ तो घर पर है नहीं, इसलिए आप जा सकते हैं।
लेकिन जब लड़के ने जिद की, उसने कहा, रिक्वेस्ट करने लगा कि मां नहीं है तो आप चलो। जब बार बार एक बात कह रहा है तो आखिरकार लड़की तैयार हो जाती है। लड़की कहती है, ठीक है, मैं पहुंचती हूं, और ये सामान है बिरयानी का, तुम इसका इंतजाम करो। उस लड़की ने जो सामान लिखवाया था, सामान आ जाता है। वो जाती है और घर पर जाकर बिरयानी बनाने लगती है। बिरयानी बनाकर उन लोगों को खिला देती है। और इसी बीच में किसी ने उससे कहा कि आप कोल्ड ड्रिंक पी सकती हो। जब घर के लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे तो उस लड़की को भी कोल्ड ड्रिंक दे दी जाती है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिला हुआ था, जिसके बाद उसकी हालत कुछ अचेत जैसी हो जाती है, यानी कि वो होश में नहीं होती। और उसके साथ यहाँ पर बदतमीजी होती है, अश्लीलता होती है, छेड़छाड़ी होती है। वो विरोध भी कर रही थी, लेकिन विरोध करने की स्थिति में थी ही नहीं, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाती। और जब शाम होती है तो उसको उसके घर पहुंचा दिया जाता है। जब घर जाती है तो उसका भाई उसकी हालत देखकर थोड़ा परेशान था। कभी भी इससे पहले उसकी हालत ऐसी रही नहीं थी। उसके भाई ने पूछा, क्या बात है? तो उसने कहा कि मैंने कोल्ड ड्रिंक पी थी, कोल्ड ड्रिंक में कुछ ऐसी चीज मिली हुई थी जिसकी वजह से मुझे नशा हो गया है और मुझे इस तरह से बदतमीजी की है। जब उस लड़की के भाई ने जाकर प्रधान के घर पर इस बात का विरोध किया तो प्रधान के घर में जो मौजूद थे उन्होंने उसके साथ बहुत मारपीट की कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये सब बातें करने की लड़का पिट पिटा के घर वापस चला जाता है। यानी कि बात थी 19 मार्च 2022 की। अब 20 मार्च 2022 आता है। वो लड़की थाने जाती है और थाने जाने के बाद प्रधान के खिलाफ यह मामला दर्ज कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रधान ने इस मामले में कोई सुनवाई नहीं की। और इससे पहले कि वो घर वापस पहुंचते तो पता चलता है कि उसका रास्ते में ही अपहरण कर लिया जाता है। और अपहरण करने के बाद वो अचानक से घर से लापता हो जाती है, गायब हो जाती है। घर पहुंचते ही नहीं है। घर वाले परेशान हो जाते हैं। अब घर वाले लगातार थाने जाते हैं, वहां भी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। एसएसपी के दफ्तर पर जाकर हंगामा शुरू कर देते हैं, धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके ऐसे ही वक्त बीतने लगता है। आखिरकार जब पुलिस का लगातार दबाव पर डीएच रहा था, तब जाकर 4 महीने और 10 दिन का समय जब बीत जाता है तो उस लड़की की आंखों में पट्टी बंधी हुई थी और उसके मुंह पर भी पट्टी बंधी हुई थी, ताकि वो न बोल सके न देख सके। गांव के हिस्से माने पर उस लड़की को छोड़ेच दिया जाता है। और जब लड़की की अपनी आंखें खुलती हैं, मुंह खुलता है, तब जाकर परिवार वालों को कहानी सुनाती है। लेकिन 4 महीने 10 दिन बाद जब लौटकर वापस आती है तो निकटतम थाने में जाकर इस बात की शिकायत दर्ज कराने जाती है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। इसके बाद वह कोर्ट की तरफ रुख करती है और कोर्ट की तरफ रुख करने के बाद उसके मामले में अब कुछ इस तरह से कहानी बन जाती है। आखिरकार पुलिस को ये कहानी याद आती है तो पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज करती है। और एफआईआर दर्ज करने के बाद जो भी आरोपी होते हैं, इनकी प्रधान, उसके बेटे और जो भी आरोपी थे, जिन जिन के नाम लिखाए गए थे, उनको गिरफ्तार करने के लिए 3 टीमें गठित कर दी जाती हैं। और तीनों टीमों को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि जितनी जल्दी हो सके इन आरोपी को गिरफ्तार करो और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेजो। अब ऐसी स्थिति में इस मामले की जांच पडीडीडी डेचताल के लिए जो इंस्पेक्टर अविनाश त्यागी होते हैं, साथ ही सर्विलांस सेल प्रभारी अजय सिंह, सब इंस्पेक्टर सुरेश सिंह, ये भी टीम का हिस्सा होते हैं। ये अपने हिसाब से इस मामले की जांच पडीडीडी डेचताल में जुट जाते हैं। एक तरफ तो जो उस जले हुए व्यक्ति जिसका नाम साजिद होता है, साजिद कहा कि सिर्फ टांग मिलती है, बाकी हिस्सा जल जाता है उसका। डीएनए सैंपल लेते हैं और जांच पडीडीडी डेचताल की भेजते हैं, ताकि इससे पता चल सके कि ये लाश वाकई सचमुच साजिद की है या किसी और की तो नहीं है। साथ ही अब इस जो साजिद की जो कॉल डिटेल निकलवाई जाती है, इनकी सीडीआर और सीडीआर के साथ साथ इसकी जो पत्नी होती है उसकी भी सीडीआर निकलवाई जाती है, ये देखने के लिए कि आखिरकार किससे बातचीत हुई थी। यहाँ ये घर से खेत में कैसे पहुंचा, नाली तक कैसे पहुंचा, जो ट्यूबवेल है, पंप है, ये यहाँ तक कैसे पहुंचा। जब मोहम्मद साजिद की सीढ़ियां निकलवाई जाती है तो उसे तो कोई सफलता मिलती नहीं है, लेकिन उसकी जो पत्नी होती है
आमना आमना की जब सीडीआर निकलवाई जाती है तो उसे पता चलता है कि गांव का ही रहने वाला एक लड़डिचका है जिसका नाम सुमित यादव है। और सुमित यादव और आमना की घंटों घंटों बातचीत होती थीं। अब पुलिस ने सस्पेक्ट के आधार पर, क्योंकि जो मेन आरोपी थे, जो प्रधान के परिवार वाले थे, वो तो लापता थे, गायब थे। उनको ढूंढने के लिए लगातार पुलिस दबिश दे रही थी, वो तो मिल नहीं रहे थे। आखिरकार पुलिस ने सोचा कि क्यों न सुमित को ही धर दबोच ली है, उसी से ही बातचीत की जाए। शुरुआत में तो सही बात बता नहीं रहा था, लेकिन जब दोनों के मोबाइल कब्जे में लिए हैं और कब्जे में लेने के बाद जब इनकी रिकॉर्डिंग सुनी जाती है, क्योंकि ऑटो कॉल रिकॉर्ड लगा हुआ था, जब ये बातचीत करते थे तो इनकी बातचीत में रिकॉर्ड हो जाती थी। 16 फरवरी 2025 की रात को इस महिला की तरफ से कॉल किया जाता है, यानी कि सुमित यादव को कॉल करके यह बताया जाता है कि मैंने खाने में और चाय में उसको नशीला पदार्थ दे दिया है। इतनी तो उसमें रिकॉर्डिंग थी। उसके बाद फिर वो अपने काम में लग जाता है और वो कह देती है वो खेतों की तरफ गया हुआ है। अब पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की है, जानने की कोशिश की कि पूरी कहानी शुरू से आप लोग बताओगे क्यों, कि पुलिस का एक तरीका होता है बातचीत करने का। जब वो सही से बात का जवाब नहीं देते हैं तो पुलिस फिर दूसरा तरीका अपनाती है और दूसरे तरीके में वह तोते की तरह बोलने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं और जो कहानी बताते हैं बहुत चौंकाने वाली कहानी होती है।